मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं प्रवीण सर लक्ष्य मैजिक मैथ में आपका स्वागत करते हैं। हम लोगों ने दोस्तों पिछले 2 वीडियो को दिया आपको और पिछली 2 वीडियो में हमारे प्रिय अभ्यर्थियों ने अच्छा दिया रिस्पांस, और जैसा कि विद्यार्थियों की मांग पे ये वीडियो बनाई जा रही है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को थोड़ी से देख के और निगलेक्ट कर दे हैं, लेकिन जबकि उन्हीं की मांग पर ये वीडियो बनाई जा रही है, तो आप वीडियो को अवश्य देखें। ये एग्ज़ाम पर्पज़ से ही तैयार किया हुआ पूरा वीडियो है और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको पढ़कर और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो पहला ये कि आप के पास या तो समय ना हो या तो आप देखना चाह नहीं रहे हो, लेकिन फिर मांग क्यों कर रहे हैं? जब मांग कर रहे हैं तो उसको देखिए पूर्ण रूप से ना। जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो का तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको फॉरवर्ड करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, और इसमें अगर जो कमियां हो तो कमियों को आप बताइए। कि छोटा बड़ा एक लड़के ने बोला है कि हमारे अभ्यर्थी ने एक भाई की सर थोड़ा बड़ा बड़ा इसको दिखाइए, तो नो डाउट आपको पूरी क्लियरिटी आएगी वीडियो से। और बाकी की जो दोनों वीडियो थी वो विकास और वृद्धि पर थी और हम लोगों ने अच्छा देने का प्रयास किया है, और हम ये चाहते हैं कि आप इसको देखकर समझकर, और इसको जो भी मैटर हम लोग देते हैं डिस्क्रिप्टिव देते हैं, क्वेश्चन भी देते हैं, इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। और क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराया जाता है कि इस पे जो आपके मैटर हैं उस पर क्वेश्चन आएगा कैसे, और जो भी क्वेश्चन सीटेट में होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको चैलेंज भी किया है कि आप अगर अच्छे से पूरी वीडियो को देखते हैं और पूरी वीडियो को समझ जाते हैं और याद हो जाता है आपको, तो नो डाउट आप 30 में 25 से 26 क्वेश्चंस आसानी से करके आ सकते हैं। तो दोस्तों आगे की आज की जो हमारी वीडियो होगी आनुवंशिकता और वातावरण, जो हम लोगों का बाल मनोविज्ञान में एक अध्याय है, चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इस पर हम हम आप लोगों को आज एक मैटर देंगे और इस पर कल हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग केवल डिस्क्रिप्टिव देखते हैं क्या है ये। इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा आज का कि अगर आज का मैटर आप समझते हैं तो सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। हम लोग का चैप्टर है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। ठीक है, अब आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, तो इसके बारे में जानते हैं। हमने आपकी विकास एवं वृद्धि में बताया था कि आनुवंशिकता क्या है और वातावरण क्या है, ये दोनों की अंतःक्रिया क्यों होती है और वृद्धि और विकास किस पर निर्भर करता है। तो आनुवंशिकता और वातावरण पर निर्भर करता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, इसके हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि इसकी अवधारणा क्या है। तो इसमें आपका दिया हुआ है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। दिया इसमें आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का बालकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आनुवंशिकता के कारण वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, वहीं वातावरण के कारण बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, सांवेगिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक विकास होता है। तो जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको पूछता है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण से बालकों के किन विकास पर या किन किन विकास को महत्व मिलता है, कौन से विकास होते हैं, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, सांवेगिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक विकास होता है। इसके बाद आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव बालकों में होने वाले विकास पर पड़ता है। हम इससे पिछले वाले वीडियो में आपको जरूर बताए थे कि आनुवंशिकता जो होती है उसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है और सकारात्मक प्रभाव भी होता है। हमने वाटसन की एक बात भी कहा था। तो इस तरह से यहाँ देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी हाँ, हमने ये बताया था कि अगर आनुवंशिक कोई लक्षण है जो बालक के विकास में अगर बाधा पहुंचाता है तो उचित वातावरण देकर उसको हम निष्क्रिय करते हैं, या कोई कमी है आनुवंशिक लक्षण की जो बालक के विकास नहीं हो पा रहा उस कमी से, तो उचित वातावरण दे के उसकी पूर्ति हम करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इनका व्यापक महत्व है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने में यह शिक्षकों की मदद करते हैं। कैसे? बात तो आ गई भाई, कैसे? तो हम ये जानते हैं प्रायः
जब लोअर क्लास प्राइमरी क्लास में बच्चे होते हैं तो वो भिन्न भिन्न वातावरण से आए हुए होते हैं और हर बच्चों में आनुवंशिक लक्षण पाए जाते होते हैं सब, लेकिन सभी का जो एक्टिविटीज, क्षमता, कार्य क्षमता, मानसिक विकास, बुद्धि, ये सब अलग अलग होता है। तो यहाँ पर शिक्षक क्या करता है कि उन सभी के बारे में समझकर और उचित वातावरण के माध्यम से शिक्षक का शिक्षा प्रक्रिया को संचालित करता है। तो यहाँ पर ये अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। कौन? तो वातावरण और आनुवंशिकता के अनुसार वातावरण देने का कार्य किया जाता है। आगे चलते हैं, आनुवंशिकता का अर्थ स्पष्ट करते हैं हम लोग बीएन झा के अनुसार। दोस्तों, सीटेट या यूपी टेट में एक आपका जरूर किसी न किसी मनोवैज्ञानिक का मत पूछ देता है, तो इसमें हम लोग क्लियर करते हैं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मतलब हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो वंशानुक्रम होता है, जिसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण होना ही आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिकता कहलाता है, या माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों का हस्तांतरण उसके बेटे में या संतान में होता है, यह आनुवंशिकता कहलाता है। तो इस तरह से बीएन झा ने कहा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। लेकिन पी जिसबर्ड के मतानुसार प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिली जुली गठरी को वंशानुक्रम के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, ये जो बीएन झा की बात है, इन्होंने ही थोड़ा से बातें बढ़ाकर बोली कि बताया कि जो भी जैविकी और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं जो बालकों में हस्तांतरित होती हैं, उसको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं या आनुवंशिकता कहते हैं या वंशानुक्रम कहते हैं। तो इस तरह से हम वंशानुक्रम का कंसेप्ट क्लियर किए। हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का होगा वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा है। वुडवर्थ के मतानुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन के आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं, यहां पे कह रहा जन्म के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। तो जान लेते हैं, जैसे ये इनका वुडवर्थ का कहना है कि वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है या वह लक्षण है जो बालक जन्म से पहले जो 9 माह के गर्भाधान में बच्चा जन्म लेता है और बच्चे का जो वृद्धि और विकास होता है, वहीं से बच्चे में आनुवंशिक लक्षण या वंशानुक्रम के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और यही वुडवर्थ ने अपनी भाषा में समझाया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार एक व्यक्ति से वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर माता पिता या पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है, तो ये किनके अनुसार होगा? डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार। फिर यहाँ पे जेम्स ड्रेवर ने बताया कि जेम्स ड्रेवर के मतानुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है? वंशानुक्रम, जिसको हम लोग हेरिडिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह से ये वंशानुक्रम की डिफिनेशन हुई और वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ बतलाना चाहेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहेंगे।
वंशानुक्रम की सबसे छोटी इकाई जीन्स होती है और जीन्स के माध्यम से ही, ठीक है, ये है माता और ये है पिता। तो माता एवं पिता के गुणों का हस्तांतरण माता एवं पिता के गुणों का हस्तांतरण किस में होता है? तो संतानों में होती हैं। संतानों में होना, गुणों का हस्तांतरण संतानों में होना ही क्या कहलाता है? तो वंशानुक्रम कहलाता है। तो इस तरह से वंशानुक्रम कहलाएगा। किसके माध्यम से हस्तांतरण होता है भाई? तो जीन्स के माध्यम से होता है। तो ये वंशानुक्रम की डिफिनीशन है, सिंपल वे में इसको हम लोग समझ लिए। तो ये आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट हम लोग वंशानुक्रम के सिद्धांत को देखते हैं। दिया आनुवंशिकता के सिद्धांत, ठीक है। इसमें पहला सिद्धांत है बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत। तो बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत में क्या इन्होंने कहा है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बीजकोष ने किया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बीजकोष ने किया है। सॉरी, बीजकोष ने किया है, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला मूल जीवाणु कभी नष्ट नहीं होता और यह अंडकोश एवं शुक्रकोश के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। एक व्यक्ति अपने पूर्वजों का प्रतिरूप होता है, उसमें कई पीढ़ियों तक पूर्वजों के गुण सन्निहित रहते हैं। जी हाँ, इनके अनुसार ये कहना है कि बीजकोष के नियम के अनुसार क्या होता है? अंडकोश और शुक्रकोश के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का हस्तांतरण हो रहा होता है। यही इन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी बतलाया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक ये गुणों का हस्तांतरण होता रहता है, जिसके वजह से ये गुण उनमें सन्निहित होते हैं। अर्थात ये कह रहा है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रतिरूप होता है। पूर्वजों के प्रतिरूप का मतलब ये कि अपने पूर्वजों से भी आनुवंशिक लक्षण प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे इसके। नेक्स्ट सिद्धांत होगा आनुवंशिक का या वंशानुक्रम का। नेक्स्ट सिद्धांत हम लोग का होगा समानता का नियम, ठीक है। समानता का सिद्धांत यहाँ पे दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे माता पिता होंगे, संतानें भी उसी के अनुरूप होंगी। तो जान लेते हैं समानता का सिद्धांत में क्या है वंशानुक्रम के, कि जैसे माता पिता होंगे सेम उसी प्रकार की संतान होगी। तो अर्थात या तो माता के लक्षण प्राप्त करेगा उसी प्रकार का, या तो पिता का लक्षण प्राप्त करेगा उसी प्रकार का। तो ये किस सिद्धांत में आएगा? समानता के। क्वेश्चन आता है कि जैसे माता पिता होते हैं उसी प्रकार की अगर संतानें होती हैं तो वंशानुक्रम के किस सिद्धांत में आता है? तो समानता के सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत। करा इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता के विपरीत बालक में गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन, रिग्रेशन कहलाता है। दोस्तों, विपरीत गुणों का मतलब क्या होता है? तो जरा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर कम बुद्धि की माता है और कम बुद्धि के पिता हैं, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि उनकी जो संतान है वो भी कम बुद्धि का हो, ये कोई जरूरी नहीं है। उनके विपरीत गुणों को प्राप्त करते हुए बच्चा संतान हो सकती है, या माता पिता की वह गुण जो माता पिता में मौजूद है वो बच्चों में हस्तांतरित नहीं होता, बच्चा उनसे बिल्कुल विपरीत होता है, जिसे किस सिद्धांत में रखा जाता है? तो प्रत्यागमन के सिद्धांत में रखा जाता है। नेक्स्ट होगा जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन थे। इसके अनुसार संतानें अपने माता पिता से ही सभी गुणों को नहीं प्राप्त करती, बल्कि पितामह और उससे भी कई पीढ़ियों के आगे की विशेषताओं का संक्रमण होता है। दोस्तों, अगर इसको समझना हम चाहेंगे तो ऐसे समझते हैं। जैसे यहां पे माता पिता हो गए, ये हो गई माता और ये हो गए पिता, ठीक है।
अब इन लोगों से संतानें हुई, ठीक है। अब यहाँ पे संतान तो हो गई, लेकिन इनके भी पिता, ठीक है, फिर इनके भी पिता, इनके भी पिता, इनकी माता, इनकी भी माता, अर्थात इनके पूर्वज, यहाँ पे इनके पूर्वजों से ये लक्षण प्राप्त होकर बच्चा में भी जा सकता है। तो इस तरह से ये आपका कौन सा सिद्धांत होगा? तो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत इसको हम लोग कहते हैं। अर्थात जीव सांख्यिकी के सिद्धांत में क्या है? तो जीव सांख्यिकी के सिद्धांत में उनके पूर्वजों के गुण बच्चे में आ सकते हैं, अर्थात हस्तांतरित हो सकते हैं, जिसे हम जीव सांख्यिकी सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। सुनिए, इसमें क्या है करा, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता के जीवन में अर्जित गुणों का संक्रमण उनकी संतानों में नहीं होता। अर्जित गुण क्या है तो जानते हैं। जैसे माता पिता जो होते हैं अपने कार्यों के माध्यम से जो उनमें विकास होता है और कार्यों के माध्यम से जो गुण उनमें उत्पन्न होता है, ठीक है, वो बच्चा में हस्तांतरित नहीं होता, जिसे हम अर्जित गुण बोलते हैं। और ये कह रहा है कि उनकी संतानों में इसका संक्रमण नहीं होता। तो संतानों में संक्रमण का मतलब कि संतानों में हस्तांतरित नहीं होता। लेकिन कह रहा है यहाँ पे अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, कह रहा है अर्जित गुणों का वितरण का सिद्धांत संतान में होता है। मतलब क्या? जो माता पिता अपने जीवन में अपने कार्यों से गुण को अर्जित किए, वह गुण बालक में अगर हस्तांतरित होता है तो वह अर्जित गुण के वितरण का सिद्धांत में आता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि कोई बालक अपने माता पिता से उनके अर्जित किए हुए गुणों को वंशानुक्रम के द्वारा अपने में पाता है, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि माता पिता के अर्जित गुण अगर बच्चे में हस्तांतरित होते हैं तो वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो अर्जित गुणों के वितरण के सिद्धांत में आएगा। नेक्स्ट है भिन्नता का सिद्धांत। सोरेनसन के अनुसार इसको देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भिन्नता पाए जाने का कारण माता पिता के बीज कोशों की विशेषताएं हैं। मतलब ये कह रहा है कि बीज जो बच्चा माता पिता से भिन्न होते हैं तो माता पिता के जो बीज कोष होते हैं उस पर निर्भर करता है कि उसमें भिन्नता आ गई। तो बीज कोषों के द्वारा भिन्नता आती है। कह रहा है कि बीज कोष में अनेक जीन होते हैं जो विभिन्न प्रकार के संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे दिया भिन्नता का सिद्धांत का मतलब क्या है? तो जो माता पिता के बीज कोष का हस्तांतरण होना चाहिए बालक में वो नहीं होता और माता पिता से बच्चा भिन्न प्राप्त होता है, अर्थात भिन्न लक्षणों को प्राप्त करके संतानें जन्म लेती हैं, जिसे हम भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चा कोई माता पिता से भिन्न लक्षणों को प्राप्त करके जन्म लेता है तो वह किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो क्या होगा? भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक है हम लोगों का आनुवंशिकता का प्रभाव। ठीक है, आनुवंशिकता का प्रभाव का मतलब किन किन चीज़ों पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया है आनुवंशिकता के प्रभाव में शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव दिया। बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी हाँ, जैसे हम रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई, ये जो है इसका प्रभाव संतानों में देखा जाता है। जैसे माता पिता के रंग रूप होंगे या जैसे पिता का या जैसे माता का रंग रूप होगा, वैसा बच्चा को जैसे माता या पिता का जो शारीरिक गठन होगा वो बच्चे को हस्तांतरण के माध्यम से वो लक्षण पाए जाते हैं और बच्चा सेम उनके शारीरिक बनावट या रंग रूप को प्राप्त करता है। तो ये आपका शारीरिक लक्षणों का प्रभाव हुआ। दूसरा इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तो बुद्धि पर प्रभाव। करा गोडार्ड ने कहा है
कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये तो गेडार्ड का नियम है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा मतलब माता पिता की बुद्धि होगी वैसा ही बालक प्राप्त हो सकता है, मतलब बुद्धि को प्राप्त करेगा। क्योंकि हम पिछले में भिन्नता वाले सिद्धांत में भी पढ़े हैं, तो इस तरह से जीव सांख्यिकी वाले भी सिद्धांत में पढ़े कुछ, तो इस तरह से हम लोग ये तो गेडार्ड के अनुसार है ना कि बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। बट अगर हम आनुवंशिकता का नियम के और सिद्धांत के अनुसार जाएं तो इससे मत अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है वातावरण का अर्थ। वातावरण का अर्थ में हम लोग आते हैं, समझते हैं वातावरण क्या है। एनास्टसी के अनुसार हम लोग समझते हैं पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। पर्यावरण, तो भैया हम लोग के टॉपिक ही आज की है आनुवंशिकता और वातावरण, तो हम लोग वातावरण की बात अब करते हैं। तो वातावरण कह रहा है कि पर्यावरण वो हर चीज है जो व्यक्ति के अलावा उसे प्रभावित करती है, व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। आगे चलते हैं, ये तो इस एनास्टसी के अनुसार हुआ, लेकिन जिसबर्ट के अनुसार क्या है, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण। आगे चलते हैं, हॉलैंड एंड डगलस के अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली बाह्य समझ शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटनाओं को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो एक चीज जानते हैं हम लोग, मतलब इनका कहने का तात्पर्य है कि बाह्य समस्त शक्तियों, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली जो भी मतलब घटना होती है वो पर्यावरण में शामिल है, अर्थात उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो ये था हम लोग का पर्यावरण का डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का है पॉइंट वातावरण संबंधी कारक। तो वातावरण संबंधी कारक में हम लोग देखते हैं वातावरण संबंधी कारक क्या है। तो यहां पे दिया है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, वातावरण संबंधी कारक का मतलब सामाजिक वातावरण भी होता है भाई, सामाजिक जिसमें हम जो सामाजिक परिवेश होता है वह भी एक वातावरण का कारक होता है। फिर दिया आर्थिक कारक, तो जिस समाज में हम आर्थिक रूप से जीवन व्यतीत करते हैं वो हमारा आर्थिक कारक हुआ। फिर दिया है सांस्कृतिक कारक, तो इसमें हम लोग रीति रिवाज की बात करते हैं और संस्कृति की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, लेकिन इसमें सामाजिक में हम व्यवहार और संबंध की बात करते हैं। आर्थिक में हम क्या करते हैं भाई, तो आर्थिक कारक का सेंस ये है कि जो हम व्यक्तिगत जीवन या आर्थिक जीवन जीते हैं उससे भी हमारा वातावरण मतलब संबंध है रखता है, अर्थात वातावरण में ही हम आर्थिक रूप से अपने जीवन को, भौतिक रूप से जो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से वातावरण संबंधी 3 कारक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपको पूछता है कि निम्न में से वातावरण संबंधी 3 महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकते हैं या महत्वपूर्ण कारक किसमें से है, तो सामाजिक कारक भी होगा, सांस्कृतिक कारक भी होगा और आर्थिक कारक भी होगा। नेक्स्ट है वातावरण का प्रभाव, मतलब वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो यहां पे दिया शारीरिक अंतर का प्रभाव, मतलब अगर उचित वातावरण मिलता है तो हमारा शारीरिक या बालक का शारीरिक विकास उस वातावरण के अनुसार होगा। फिर दिया मानसिक विकास पर प्रभाव, तो अगर उचित वातावरण मिलेगा तो मानसिक विकास उसका और मानसिक क्षमता जो है अच्छा से विकसित होगी, लेकिन जैसे उसके मानसिक विकास होना है उस तरह का वातावरण नहीं मिला तो बच्चे के मानसिक प्रभाव पर और मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है बुद्धि पर प्रभाव, अगर किसी बच्चे की बुद्धि मतलब आनुवंशिक लक्षणों से अगर कम प्राप्त होती है या कमी आती है उसकी बुद्धि में, तो हम उसको उचित वातावरण देके बुद्धि को सक्रिय बना सकते हैं। आगे दिया व्यक्तित्व पर प्रभाव, तो वातावरण व्यक्तित्व क्या है, तो
तो जान लेते हैं। व्यक्तित्व का मतलब ये कि जो व्यक्ति के सामने का हाव भाव है जो कि एक दूसरे को प्रभावित करता है, तो व्यक्तित्व प्रभाव, तो इसका भी वातावरण, जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है और उसका दोहन करता है उस वातावरण का, वैसा उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इस तरह से वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व भी पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वातावरण का प्रभाव किन किन तत्वों पर पड़ सकता है, या निम्नलिखित में से वातावरण का प्रभाव किन तत्वों पर पड़ा है। तो ये शारीरिक अंतर का प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव और व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर प्रभाव। तो ये आपके 4 पॉइंट हुए। नेक्स्ट है इसमें बालक पर बहुमुखी प्रभाव। सुनिए, तो पांचवा बालक पर बहुमुखी प्रभाव का मतलब क्या है? तो वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। तो आपको बता दें, जब बच्चा की मानसिक क्षमता विकसित नहीं होती तो उसको उचित वातावरण देके हम उसकी मानसिक क्षमता का विकास करते हैं। अगर बालक के शारीरिक विकास नहीं हो तो उसको उचित वातावरण देकर हम उसका शारीरिक विकास करते हैं। सामाजिक, तो उचित सामाजिक विकास से उचित सामाजिक वातावरण देकर बच्चे का सामाजिक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, संवेगात्मक विकास में बच्चा क्या क्या होता है? उत्तेजना आती है। तो बच्चा 2 तरीके से हो सकता है। संवेगात्मक में आपका निगेटिव भी संवेगात्मक हो सकता है, संवेगात्मक, और सकारात्मक संवेगात्मक हो सकता है। तो बच्चा चिड़चिड़ापन या डर, भय, ये आपके जो संवेग हैं ये आपके नकारात्मक में आएंगे, लेकिन प्रेम, स्नेह, मोह, ये सब सहानुभूति सकारात्मक में आएगा। तो जब बच्चा नकारात्मक में हो, संवेग में, तो हम उसको उचित वातावरण देके सकारात्मक में लाते हैं। तो इस तरह से संवेग पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये था आपके वातावरण का प्रभाव। दिया वंशानुक्रम एवं वातावरण का संबंध। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का संबंध के बारे में जानते हैं। दिया लैंडिस के अनुसार वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है, और इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। वुडवर्थ एवं मॉरिक्विश के अनुसार व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं, गुणनफल है। तो ये जैसे वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं है, क्या है? गुणनफल है। अर्थात हम लोगों ने विकास के सिद्धांत में पढ़ा है वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतःक्रिया का सिद्धांत, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के जो प्रक्रियाएं हैं, दोनों की क्रियाएं हैं जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये था आपके वातावरण से और वंशानुक्रम से संबंध। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। मतलब यहाँ पे ये कहना है इसका कि आनुवंशिकता का एवं वातावरण का शिक्षा में कहाँ महत्व है, कैसे महत्व है। तो देखते हैं, आनुवंशिकी एवं वातावरण के बालक के विकास पर वातावरण का, यहाँ पे वातावरण का होगा, वातावरण का बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुसार शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम क्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन आता है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण का शिक्षा में क्या महत्व है। तो दोस्तों, अध्यापक जो है, शिक्षक जो है, बच्चे की पूरी प्रतिक्रिया को, उसकी क्षमता को समझता है और उसके बालक के विकास पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उसका ज्ञान प्राप्त और उसके ज्ञान के अनुरूप जानकारी प्राप्त करता है। प्राप्त करके शिक्षक उसको उपयुक्त वातावरण देकर शिक्षण अधिगम कराता है और
जो शिक्षण की क्रिया होती है उसको और प्रभावशाली बनाता है, जिससे कि बच्चा आसानी से अधिगम कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वातावरण और आनुवंशिकता। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पर्पज से क्वेश्चंस हैं उसको हम लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। दोस्तों एक चीज़ बता दें आपको कि आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। दोस्तों आप पूरे मैटर को देखिए, उसके बाद समझिए कि इसमें कह क्या रहा है। हम ये इस तरीके का मैटर इसलिए देते हैं ताकि आप नोट्स भी बना सकते हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो हम ये रिटेन वाला मैटर आपको नहीं देते। ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि अगर वॉइस अच्छी नहीं आपको मिल पाई या सुन नहीं पाए ध्यान से, तो आप इसको नोट्स भी तैयार करके आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो हम मल्टीपर्पज़ इस वीडियो को बनाने की कोशिश की हैं कि जिस तरीके से आप आसानी से समझ सकें, या तो वॉइस से या तो देखकर समझ सकते हैं। तो इसलिए ये इस तरीके का हम मैटर आपको देते हैं। दोस्तों अगली वीडियो लेकर हम आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं प्रवीण सर।